नमस्कार दोस्तों, श्री कॉम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले सालों में आईएएस और पीसीएस में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। आइए शुरू करते हैं। गुप्त वंश ने शासन किया। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया है? 319 से लेकर 350 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया हुआ है। गुप्त वंश का शासन भारत में कब से कब तक था? तो 319 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक था। चार अश्वमेध, ये अश्व है, ऐसे लिखा रहेगा, अश्वमेध अश्वमेध है। अश्वमेधों का संपादन किया था, किसने किया था? ये प्रवरसेन ने किया था। तो चार अश्वमेध यज्ञों का संपादन किसने किया हुआ था? ये प्रवरसेन प्रथम ने किया हुआ था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था, क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, कौन किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो परम भागवत की उपाधि जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था जो धारण किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख संबद्ध है, किससे संबद्ध है? ये समुद्रगुप्त से। देखिए, इसको इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी बोलते हैं और इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है, किसकी जानकारी देती है? कुमारगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में इससे पता चलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, तो ये जहांगीर का लेख मिलता है। देखिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी, ये समुद्रगुप्त ने इसको क्या किया था? लिखवाया हुआ था ये, और इस पे बाद में जहांगीर ने भी अपना लेख दर्ज कराया था। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि थी, किसकी थी? ये समुद्रगुप्त की। तो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? ये समुद्रगुप्त की थी। हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो कौन सा राजवंश था? ये गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के समय ही हुण जो है भारत पे क्या किए थे? आक्रमण किए थे। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो किस शासक के समय में किया था? तो ये स्कंदगुप्त, उसमें स्कंदगुप्त का शासन था। और उसी टाइम पे जो है हुणों ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। और इस पर जो है स्कंदगुप्त नामक नाटक भी लिखा हुआ है। तो ये आप इसमें स्कंदगुप्त को नायक के रूप में दिखाया गया है इस नाटक में। तो ये जो है, इससे भी आपको याद रहेगा कि होड़ जो आक्रमण किए थे, कब आक्रमण किए थे? ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में किए थे, और इसी पे जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नामक नाटक की रचना की है। इसी बात नेक्स्ट देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। देखिए कौन कौन से कारण थे। पहला था हुड़ आक्रमण। हुणों का जो आक्रमण था उससे गुप्त साम्राज्य क्या हुआ? अत्यंत जर्जर हो गया। दूसरा क्या था? प्रशासन का सामंती ढांचा। तो प्रशासन का सामंती ढांचा होने से क्या हुआ? केंद्र की शक्ति के रूप में क्या किए? अपने सैन्य को जो है सैन्य संगठन नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ? इनकी पराजय हुई। और उत्तरवर्ती गुप्तों का क्या है? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना। जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक थे उन्होंने कौन? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। और अयोग्य उत्तराधिकारी। तो ये सारे कारण क्या थे? इसके रीजन थे जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। शक विजेता के रूप में माना जाता है। तो शक विजेता के रूप में किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। तो शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को कौन पराजित किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट पर देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता तो वह कौन सा? ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति बहुत फेमस था उस टाइम पे, और ये उत्तर भारत का जो व्यापार था वो इसी से क्या होता था? इसी बंदरगाह से क्या होता था? संचालित होता था। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि तो इसका रीजन क्या था? बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखिए, श्रेणी संगठन से ये क्या करते थे? ये व्यापार में और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनके बारे में देखिए, सत्य कथन क्या है। श्रेणी ही वेतन, तो श्रेणियां क्या करती थी? ये वेतन निर्धारित करती थी, काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो बिल्कुल सही बात है। श्रेणी ही वेतन का निर्धारण करती थी, काम करने के नियमों का निर्धारण करती थी, मानक तय करती थी, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर क्या था? न्यायिक अधिकार था। तो श्रेणी के जो सदस्य उन पर श्रेणी का क्या होता था? उस संगठन का न्यायिक अधिकार होता था। फिर नेक्स्ट पर देखिए, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे।
तो यहाँ पे जो केंद्र थे वो मुख्य रूप से क्या वस्त्र उत्पादन से क्या थे संबंधित थे। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो जो आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद पे जो रचना लिखी थी वो कौन लिखा था? सुश्रुत में लिखा हुआ था। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध जिसका नहीं है, तो किसका नहीं इसमें से? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद से नहीं है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखिए कौन कौन सा है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तो बिल्कुल सही बात है, उसमें शैल से चिकित्सा जो क्या थी प्रचलित हो गई थी। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये भी सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का क्या था? सिद्धांत ज्ञात था। तो ये बात सही है। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का क्या नाम था? दिनार था। और गुप्तकालीन रजत मुद्रा का क्या नाम था? ये रूपक था। तो जो रजत की मुद्राएं थी उनको क्या बोला जाता? रूपक बोला जाता था। और स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला कौन गुप्त शासक था? ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? सर्वप्रथम जो है क्या किया था? सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो जो स्त्री और शूद्र थे वो क्या बोलते थे? ये प्राकृतिक भाषा में ये बात करते थे, प्राकृतिक बोलते थे। जो गुप्त काल में नाटक किए जाते थे, जो संस्कृत के नाटक थे उसमें। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य ये एरड़ के अभिलेख से मिलता है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ। तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से मिलता है। गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो गुप्त संवत की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया हुआ था। इसके बाद देखिए सुमेलित है, यहाँ पे सुमेलित करके लिखो है, एग्जाम में आया रहा होगा। तो ये सुमेलित नहीं था, तो इसको देख लेते हैं। अशोक को क्या बोलते थे? प्रियदर्शी भी बोलते थे। समुद्रगुप्त इसका नाम क्या था? इसकी उपाधि परक्रमान। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते थे और इसकी उपाधि थी। और स्कंदगुप्त को की उपाधि क्या थी? क्रमादित्य। फिर देखिएगा नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। तो गुप्त काल में क्या था? नगरों का क्रमिक पतन जो है ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था कौन दिए थे? ये गुप्त वंश के शासक दिए हुए थे। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका काल स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था प्राचीन काल में? ये गुप्त काल को कहा जाता था। इसको स्वर्ण युग बोला जाता था। देखिए प्रश्न इस तरह से रिलेट कर सकता था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था और इसको ये भी स्टेटमेंट इसी में दे सकता है कि नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता कहाँ की थी? गुप्त काल की। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जब ये स्वर्ण युग था तो ये नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता नहीं रही होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नगरों का क्रमिक पतन वहां पे प्रारंभ हो गया था। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। तो जो भूमि राजस्व लिया जाता था गुप्त काल में वो कितना था? वो उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग जो है राजस्व के रूप में लिया जाता था। फिर देखिए हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? ये उपज का छठा भाग था। तो इसीलिए देखिए गुप्त काल में ये उपज का छठा भाग ही लिया जाता था। गुप्त शासक द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। किसको दिया जाता था? ये ब्राह्मणों को दिया जाता था। जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था जमीन, वो क्या है? कर रहित कृषि भूमि रहती थी, उस पर कर नहीं लगता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या बोलते थे? तो ये क्या बोलते थे? विदक भागम। तीसरी शताब्दी ईस्वी में वारंगल, वारंगल किस लिए फेमस था? तो ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए फेमस था। तो जो लोहे के यंत्र और उपकरण बनते थे ये कहाँ बनते थे? वारंगल में बनते थे। तोरमार था। तो तोरमार क्या था? हूण जाति दल का क्या था? नेता था। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। कौन किया था? बालादित्य एवं यशोधर्मन ने पराजित किया था। फिर नेक्स्ट देखिएगा विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में था। ये जो है इसकी विषय वस्तु थी। मतलब उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो षड्यंत्र रचे जाते थे उसके बारे में क्या था? ये इसकी विषय वस्तु थी। मुद्रा राक्षस जो नाटक उन्होंने लिखा हुआ था विशाख दत्त ने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में से कौन सार्थवाहक कहलाते थे? तो ये वैश्य वर्ण को क्या बोला जाता? सार्थ वाहक बोलते थे। इसी में देखिए एक और प्रश्न इसी में मर्ज हो गया, इसको देख लिया अलग से। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था कहाँ पे? ये भारत में हुआ था। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? ये भारत में हुआ था। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है किसका? कपिल का। कपिल ने क्या किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये सेम वही प्रश्न जो यहाँ पे था, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सत्य कथन है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। तो ये दोनों बातें सही हैं। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी बात सही है। तो गुप्त शासकों के बारे में ये तीनों बातें क्या थी? सही है। इस बार नेक्स्ट देखिएगा
भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। तो सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथन पूछ रहा है। ये सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सांख्य मानते हैं कि आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक द्वारा। तो इनका मानना है कि आत्मज्ञान से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, किसी बाहरी प्रभाव या कारक के द्वारा नहीं। नेक्स्ट देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ये पतंजलि। पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अनुस्मृति प्रत्याहार ध्यान धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो अष्टांग योग का अंग नहीं है वो कौन हो जाएगा? यहाँ वंश लिखा गलत हो गया, अंग नहीं है तो कौन सा अंग नहीं है? ये अनुस्मृति। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंग नहीं है, जबकि प्रत्याहार ध्यान धारणा ये क्या है? अष्टांग योग का अंग है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ते पुष्यमित्र शुंग के। किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? ये गंगेश थे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह उक्ति किससे संबंधित है? ये चारवाकों से संबंधित है। जो चारवाक दर्शन थे, चारवाक को मानने वाले थे, ये इसको क्या थे? मानते थे। इसके बाद देखिए सुमेलित है, यहाँ दिया हुआ है सुमेलित करके। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये कणाद थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद थे। न्याय दर्शन के कौन थे? ये गौतम थे। मीमांसा के प्रणेता कौन है? ये जैमिनी। और कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से। तो कर्म सिद्धांत पे फोकस कौन करता है? मीमांसा दर्शन फोकस करता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत है, तो कौन सा है? ये मीमांसा। फिर देखिएगा, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग, युग्मों में से वह जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? ये लोकायत और कापालिक, ये भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं है। तो कौन कौन नहीं है? लोकायत और कापालिक। और कौन कौन है? तो मीमांसा वेदांत है, मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक ये भी है, और सांख्य और योग ये भी है षड दर्शन का भाग। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये शंकराचार्य थे। ज्ञान कर्म भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? तो ये ज्ञान के द्वारा। देखिए ज्ञान को महत्व जो है दिया था किसने? अद्वैत वेदांत ने दिया हुआ था। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है, संबंध नहीं है किसका? तो ये अभिनवगुप्त का नहीं है। तो जबकि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, इनको माधव लिखा है, माधवाचार्य पूरा नाम है, तो ये इनका संबंध किससे है? ये वेदांत दर्शन से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा, संवत्सर दिया हुआ, इधर गणना अवधि दिया हुआ। तो विक्रम संवत्सर ये 58 ईसा पूर्व है। शक संवत्सर ये जो है 78 ईस्वी है। यहाँ ईसा पूर्व लिखा हुआ था तो इसको करेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए 78 ईस्वी है। और गुप्त संवत ये जो है ये क्या है? 320 ईस्वी है। और कली संवत्सर ये जो है 3102 ईसा पूर्व है। इसी को क्या है? कलयुग जो बोला गया है पुराणों में। तो कलयुग जो है ये कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? ये 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सत्य कथन है दिया हुआ है। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। शक संवत क्या है? 78 ईस्वी से आरंभ हुआ है, बिल्कुल सही है। गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ, 319 या 320 आप इसको मान सकते हैं। तो ये पीछे देखिए यहाँ पे 320 लिखा हुआ था, तो ये 319-20 के आसपास से है। तो गुप्त 319 से आरंभ हुआ था। और भारत में मुसलमान का युग जो है सन 1192 से शुरू हुआ था। देखिए 1192 ये क्यों डेट आ रही है? तो 1100, सबसे पहले ये देखिए 1191 में क्या हुआ था? ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या किया था? हरा दिया था। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किया और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उस समय पे पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। इसलिए इसको बोले कि भारत में मुसलमान युग का जो है सन 1192 युग जो है सन 1192 से शुरू हुआ। ये भी कथन सत्य है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या हो जाएगा? 601 या 600 ईसा पूर्व। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो शक वर्ष है ये क्या है? 78 ईस्वी है। और जबकि जो विक्रम संवत है ये क्या है? उससे पहले स्टार्ट हो गया था 57 ईसा पूर्व में। तो दोनों में जो अंतर है 135 वर्ष का अंतर है। तो आप इसको जब इसमें जोड़ देंगे तो ये आपको संख्या मिल जाएगी। एक चालू कफलिक की तिथि अंक ये भी वैसे ही प्रश्न है, तो ये इसमें देखेंगे आप जो तिथि आएगी 634 ईस्वी आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। तो चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। मौखरी
शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट है, बाल लिख दिया है यहाँ पे, ये क्या है? बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट ने इस हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। और हर्ष ने क्या किया था? अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा के कहाँ कर लिया था? ये कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था। तो हर्ष ने क्या किया था? राजधानी थानेश्वर से हटा के कहाँ कर लिया था? कन्नौज में कर लिया था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। देखिए, जब हर्षवर्धन अपना दक्षिण अभियान करता है तो पुलकेशिन द्वितीय उसमें जो है चालुक्य वंशी शासक था, तो इसने क्या किया था? ये हर्ष को पराजित कर दिया था। कभी बाणभट्ट जो थे, बाण अभी हम लोग ऊपर जो देख रहे थे, बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? पृथ्वीकूटा औरंगाबाद के ये निवासी थे। वेनसोंग भारत कब आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया हुआ था। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग या ह्वेन स्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन किया। तो इसके संदर्भ में सत्य क्या है जो उसने कहा हुआ था? तो क्या उसने वर्णन किया है? जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है तो अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और व्यापारी क्या करते थे? नौघाटों और नौकों पर क्या करते थे? ये शुल्क इनको देना होता था व्यापारी को। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, वेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ये मथुरा। मथुरा क्या था? सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौशेय शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो रेशम के लिए किया जाता था। चीनी यात्री वेनसांग अध्ययन किया था कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। आज आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो उसने एक रचना जो लिखी थी सीयू की, इसी में क्या है? भारत की यात्रा वृत्तांत तो उसने वर्णन किया, इसीलिए हम जो है वेनसांग को देखते हैं कि भाई वो भारत के बारे में क्या उस टाइम पे लिखा हुआ है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, वेनसांग ने किया था। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो 671 या 672 ईस्वी के आसपास जो इसिंग ने बिहार में भ्रमण किया हुआ था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तो इन तु नाम से। भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इन तु नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश करने का कारण क्या था, या उसको नष्ट होने का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? ये कन्नौज था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। ये बिल्कुल सही बात है। कथन दिया हुआ तो ये कथन सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए क्या है? कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। और कारण जो है वो क्या कर रहा है? स्टेटमेंट एक कथन की क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या है? या अनिवार्य तत्व हैं तो कौन कौन से हैं? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो देखिए, पहला ये भी बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट जो है। और दूसरा क्या है? सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। तो ये दोनों बातें क्या है? सामंती व्यवस्था के संदर्भ में इसके अनिवार्य तत्व हैं। इसके बाद फिर देखिएगा, सत्य कथन है तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के का ये समकालीन था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग था, ये हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हर्ष के काल में आया हुआ था। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन। शंकराचार्य के बारे में सही कथन क्या? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। बिल्कुल सही। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या किया था? वेदांत का प्रसार किया। और उन्होंने क्या, उनके प्रसार, इसी प्रसार की वजह से जैन और बौद्ध धर्म के विस्तार पर क्या हुआ था? रोक लगी हुई थी। इस बार नेक्स्ट देखिएगा, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये केरल में। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ था? केरल में हुआ था। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, ये 4 मठ कहाँ कहाँ पे हैं? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 मठ कौन कौन से? ये 4 मठ हैं, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ये श्रृंगेरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको इस तरह से मात्रा रखिए। इस बार नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित है। कौन कौन सुमेलित देखिए, रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भवभूति ये कन्नौज के यशो वर्मन के दरबार में रहते थे। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और दंडी ये नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। फिर देखिए, सुमेलित है, एक तरफ दरबारी कवि लिखा है, दूसरी तरफ राजा लिखा हुआ है। तो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। फिर देखिए, भोज, तो भोज जो है ये भोज का जो राजधानी क्षेत्र क्या था, क्षेत्र था, ये धार था। दुर्गावती ये गोंडवाना इनके शासक, गोंडवाना क्षेत्र पे इनका शासन था। और समुद्रगुप्त जो है प्रांतीय शासक कहाँ का था? ये विदिशा का था। और इसी तरह अशोक जो है कहाँ का प्रांतीय शासक था? उज्जैन का था।
देखिए इसी प्रकार के और वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय रहते आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।